कि फतेहपुर में एक घटना ऐसी कल घटित हुई है। 12वीं क्लास की लड़की सरस्वती बाल विद्या मंदिर आगा में पढ़ती थी। अश्लील हरकतों की शिकायत प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने अश्लील हरकत करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने उस लड़की की ही पिटाई कर दी, जिससे चुप होकर स्कूल के किसी मंदिर से कूद करके अपनी जान दी। यह घटना नहीं, बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो यहाँ के राज्यपाल और बड़े बड़े धर्माचार्य गुहार चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जाए। लेकिन गुहार करने वालों के राग में अगर उत्तर प्रदेश में देश में दलित मारे जा रहे हैं, पिछड़े मारे जा रहे हैं, लाशें गिराई जा रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में बैठे हुए लोगों से, क्या ये हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है तो इनकी रक्षा पहले करो, तब बांग्लादेश का रोना होगा, तब बांग्लादेश का रोना। क्या समझते हो कि जानवर है, ये इंसान नहीं है, इनको सम्मान नहीं चाहिए, इनको जीने का हक नहीं है? इसलिए मैं मानता हूं हम जिस वर्ग में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, अगर उस समाज की रक्षा हम नहीं कर सकते, उसके आचरण को हम नहीं बचा सकते, उसके सम्मान को हम नहीं बचा सकते, गाजर मूली की तरह हमारे मंत्री रहते हुए अगर क्या जाता है तो ऐसी सरकार को हम लायक मानते हैं। कभी शिक्षा वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। और आप जानते हैं कि आज हमारे समाज के 3 लोग जो शिक्षक के रूप में राष्ट्रपति सम्मान से अलग किए, ये न केवल उनका सम्मान है बल्कि इस पूरे समाज का सम्मान है, जिससे भी उसकी एक पहचान उठा दी। तथागत ने कहा था, आप देखो खाओ, अपना ज्ञान अपना प्रकाशा स्वयं बनो, भविष्य पथ का निर्माण स्वयं करो। आपके भविष्य का निर्माता कोई और नहीं है, आप स्वयं हो। अगर आप अच्छी शिक्षा आपके पास है तो जहां भी काम करेंगे, किसी क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो या सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र हो, हर जगह आप अगली कतार में खड़े दिखाई पड़ेंगे। इसलिए शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है। और डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी शिक्षा देता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। शिक्षा से सब कुछ मिलता है। और इसीलिए अगर ने कहा अपने को बहुत, तो बहुत सारे डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा शिक्षित बनो, तो वही ज्योतिबा फुले ने कहा कि भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता था, दूध की चिड़िया रहती थी, धन धान्य से भरपूर था, वो सम्राट अशोक का भारत था। लेकिन जब यहां पर बहुजन समाज से शिक्षा छीन लिया गया, तो देश गरीब हो गया, लाचार हो गया, भुखमरी के दौर से गुजरता है। आज 3 किलो चावल, 5 किलो चावल उसकी भाग्य की सीमा बन गई है, लेकिन
कभी एक भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था तो सम्राट अशोक का भवन था, क्योंकि उस समय शिक्षा का प्रबंध नहीं था, सबके लिए शिक्षा थी। और साथियों, इसीलिए खुशी होकर के दुर्गापुर ने कहा शिक्षा के अभाव में मत मारी गई, मती के अभाव में वृत्त मारा गया, वृत्त के अभाव में वृत्त मारा गया, वित्त के अभाव में गति मारी गई, और गति के अभाव में हम दौड़ में पीछे रह गए और पिछड़े हो गए। आज जानते हैं हमारे संस्कृत के जो विद्यार्थी होंगे, पढ़े होंगे, उसमें भी लिखा है कि विद्या विद्यार्थी विनयम विनयादि यादि पात्रताम पात्रत्वाम धर्मात्मोति धनात् धर्म तथा सुखम। यानी सब कुछ विद्या से मिलता है, पढ़ाई लिखाई से मिलता है, लेकिन जिससे सब कुछ मिलता है उसी से इस समाज को वंचित कर दिया गया। नारी शूद्रो नद्यता, स्त्रियों और शूद्रों के लिए शिक्षा वर्जित कर दी गई थी। हम अपने महापुरुषों को नमन करते हैं जिनके निरंतर संघर्ष के बदौलत आज सबको शिक्षा एक समान तो नहीं हो पाया, लेकिन सबके शिक्षा के लिए दरवाजे जरूर खुल गए। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, आरएसएस के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साथ ही साथ पेरियार रामस्वामी नायडू, नारायण संत गाड़गे, आज महापुरुषों ने जो लंबा संघर्ष किया उसी का परिणाम है कि आज सभी के लिए स्कूल के दरवाजे खुल गए। आज हमारी बहन बेटियां भी पढ़ लिख करके पुरुषों से भी आगे निकल रही है, क्योंकि उनको भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिल रहा है। जिस समाज को कभी पढ़ने लिखने से रोका गया था, अगर उनको आज पढ़ने की छूट मिली तो उनकी प्रतिभाएं इस बात को जाहिर करती हैं कि विपरीत मानसिकता की सरकार होने के बावजूद भी आज अगर इनको राष्ट्रपति पद से पुरस्कार मिल रहा है तो इनकी प्रतिभा का हो रहा है, इनकी क्षमता का हो रहा है। ये होता है शिक्षा। और साथ ही साथ ये विद्या का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जो किसी भी धर्म के मंदिर से बड़ा होता है। हिंदू का मंदिर हो, मुसलमान का मस्जिद हो, ईसाई का गिरजाघर हो और सिखों का गुरुद्वारा हो, इनसे भी बड़ा अगर कोई मंदिर है तो विद्या का मंदिर। क्योंकि हिंदू के मंदिर में मुसलमान नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, जैन सिख नहीं जा सकता, मुसलमान के मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकते। और इसी प्रकार से ईसाइयों के गिरजाघर में मुसलमान नहीं जा सकता, हिंदू नहीं जा सकता। लेकिन साथियों, मंदिर में कौन जाएगा? केवल हिंदू। मस्जिद में कौन जाएगा? केवल मुसलमान। गिरजाघर में कौन जाएगा? केवल ईसाई। लेकिन विद्या के मंदिर में किसी भी धर्म का छात्र पढ़ने के लिए जाता है, हिंदू का बच्चा जाता है, ईसाई का बच्चा जाता है, मुसलमान का बच्चा
राजा का बदला जाता है, मेहमानी का बदला जाता है, राजा का बदला जाता है, रंग का भी बदला जाता है। सभी जाति वर्ग धर्म समाज के लोग विद्या के मंदिर में जाते हैं। इसीलिए विद्या के मंदिर को हम किसी भी धर्म के मंदिर से बड़ा मानते हैं। और साथियों, आप देखते होंगे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या गिरजाघर में एक धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म के लोगों को जाने की मनाही रहती है। विद्या के मंदिर में किसी का बच्चा जाए, किसी धर्म का बच्चा जाए, उसका दाखिला होता है, उसको पढ़ने का मौका मिलता है। मंदिर में भेदभाव हो सकता है, होता भी है। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि जाति आदिवासी। इसके पहले ब्रह्मा के मंदिर श्री का राजस्थान में पूर्व राष्ट्रपति यानी तत्कालीन राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति रहते गए थे रामनाथ कोविंद जी, उनको भी नहीं जाने दिया क्योंकि वो अनुसूचित जाति। यानी मंदिर में जाने का भेदभाव हो सकता है, लेकिन भारतीय संविधान की व्यवस्था लागू होने के बाद यदि कोई स्कूल में प्रकार का भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक और लीगल कार्रवाई होती है। ये व्यवस्था है, यदि कोई करना चाहे तो कार्रवाई करा सकता है। आज इस बात को उदाहरण से लिया कि जिस प्रकार से किसी भी बच्चे के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द पीस ऑफ मदर एंड केयर ऑफ फादर। इसलिए माता पिता के बाद से कोई गुरु है तो हमारा शिक्षक होता है। और हमारी संस्कृति में शिक्षक को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। परम ज्ञानी श्रेष्ठतम क्या माना गया। इसलिए आज इस समाज में भी श्रेष्ठतम ज्ञान के नुमाइंदे आपके बीच में बैठे हैं, जिसको राष्ट्रपति ने सम्मानित करके साबित कर दिया कि ये समाज भी बड़ा गौरवशाली रहा है, आज भी है, आज भी जमाने का विरोध है। साथियों, आज कहीं न कहीं कुछ लोग अतीत की वापसी करने में लगे हुए हैं। यानी यथार्थवादी ताकतें इस देश में जात-पात, छुआछूत, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश कर रही है। अभी हमारे साथी ने आप सूचित किया कि फतेहपुर में एक घटना ऐसी कल घटित हुई है। 12वीं क्लास की लड़की सरस्वती बाल विद्या मंदिर सागा में पढ़ती थी। अश्लील हरकतों की शिकायत प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने अश्लील हरकत करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर उस लड़की की ही पिटाई कर दी, जिससे क्षुब्ध होकर स्कूल के तीसरी मंजिल से कूद करके अपनी जान ली। यह घटना नहीं है, अभी महीने भर की घटना को हम इंगित करना चाहेंगे। मिर्जापुर में जो पहले शासन का महामंत्री भी था,
गाड़ी से कुचल कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये तक कि बहुत दबाव बनाने के बाद 300 का मुकदमा भी दर्ज हुआ और हत्यारे गिरफ्तार भी हुए। अभी 3-4 दिन पहले मैं बनारस गया था। सारनाथ सूरपुर थाने में 18 वर्ष का लड़का नितिन मौर्य को दबंगों ने पीट करके मौके पर मार दिया, लाश को जला दिया, उसका पैर एक पैर काट दिया, हाथ काट दिया, लाश को बरामद हुई लेकिन उसका पैर और हाथ नहीं मिला, मौके पर गया। इसी प्रकार से ललितपुर में 31 साल के कुर्मी समाज के नौजवान को दबंगों ने पीट के मार डाला। इसी क्रम में दूसरी घटना हमीरपुर में 30 साल के नौजवान प्रजापति समाज के एक लड़के को, जो भी यंग था, नौजवान था, 30 साल का था, दबंगों ने पीट के मार डाला। फतेहपुर में जिसमें मैं घटना को गया था 1.5 महीना पहले, कोई शिव का अंशी जात के बच्चे को लोगों ने इतना पीटा, पैरों का नाखून भी निकाल दिया था। महाराष्ट्र को दफनाने जा रहे थे, किसी ने 112 पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पहुंची, पुलिस ने देखा कि सांस चल रही है, गड्ढा खोद के दफनाने जा रहे थे, महाराष्ट्र को दफनाने जा रहे थे, पुलिस पहुंची, देखा कि सांस चल रही है, आन फान में गाड़ी पर ला करके ले गए, उसको अस्पताल एडमिट कराया। मुझे सूचना मिली, स्थानीय पुलिस अपराधियों को बचाने में लगी थी। एसपी से मैंने बात किया, एसपी ने अलग से टीम भेज के उसकी जांच कराई, 308 धारा लगा करके घटना स्थल पर दिन पहुंचा, उसी में उसकी गिरफ्तारी कराई। इसी के साथ ही साथ फरुखाबाद में 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर दोनों के रात में काम किया। लखीमपुर खीरी में भी दलित समाज की लड़की के साथ ऐसा ही हुआ। लखीमपुर में ही एक पुलिस थाने में शिवकाश के लड़के को थाने की पुलिस ने ही इतना पीटा कि थाने में ही उसने दम तोड़ दिया। गोंडा में 21 साल के एक दलित समाज के लड़के को पुलिस ने पीटा, दबंगों ने इतनी पिटाई की कि दिन दहाड़े गांव में सबके सामने उसको मौके पर उतार दिया। इसी मिर्जापुर में 1 हफ्ते पहले एक दलित समाज के बेटे को लोगों ने मार करके उसको चाकू से काट करके उसे मौके पर उतार दिया। ये अभी तक कल ही 2 घटना हुई फतेहपुर का, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, और उसी के बाद बांदा में 12वीं क्लास की लड़की, फतेहपुर में मौर्य समाज की लड़की थी जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी, और उसी के ठीक बगल बांदा में मटौन थाने में एक दलित लड़की जो 12वीं क्लास की थी, उसके साथ बलात्कार किया और दबाव बना, बराबर अपराधी हाथ पकड़ लिया। फतेहपुर में अभी अपराधी नहीं पकड़ा गया, वहां मेरा कोशिश होगी कल जाने का, अगर कल नहीं जा पाए तो पहली तारीख को मैं वहां जरूर जाऊंगा। फतेहपुर में तो करना नहीं। तो साथियों, आज जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो यहाँ के राज्यपाल और बड़े बड़े धर्माचार्य गुहार चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जाए, लेकिन गुहार करने वालों के राज में अगर उत्तर प्रदेश में, देश में दलित मारे जा रहे हैं, पिछड़े मारे जा रहे हैं, लाशें गिराई जा रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में बैठे हुए लोगों से, क्या ये हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है तो इनकी रक्षा पहले करो, तब बांग्लादेश का रोना होगा, तब बांग्लादेश का रोना होगा। आज इनको गाजर मूली की तरह काट रहे हो, क्या समझते हो कि जानवर है, ये इंसान नहीं है, इनको सम्मान नहीं चाहिए, इनको जीने का हक नहीं है। इसलिए साथियों,
मैं कहना इसलिए चाहता हूं कि आज जाने अनजाने हम लोग भी इससे जिम्मेदार हैं। हम सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप हमें डसेगा, इसलिए हत्यारों को हम सत्ता सौंपेंगे तो हमारी हत्या वो करेंगे, हमारे साथ बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करेंगे, हम पर लाठी डंडा चला करके अपनी ताकत दिखाएंगे, हमें एक करके मार बनाने का काम करेंगे। इसलिए ऐसे लोग जो आज हत्यारे बन करके हम पर खौफ बने हुए हैं, इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है और आने वाले समय में इनको दूर कराने की आवश्यकता पड़े दूसरे पीछे नहीं, क्योंकि हम राजनीति करते हैं इसलिए नहीं कि हम विधायक बनना है, हम मंत्री बनना है, हम राजनीति इसलिए करते हैं हम जिस वर्ग और समाज से आए हैं उस समाज का सिर्फ ऊंचा कर सकते हैं, उस समाज की रक्षा कर सकते हैं, उस समाज के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए हमने विचारों के लिए समय समय पर कभी राष्ट्रीय महासचिव पद छोड़ा, नेता दल का पद छोड़ा, विधायक का पद छोड़ा, तो कभी मंत्री का पद छोड़ा और फिर कभी हाल में भी एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंत्री का पद छोड़ा, क्योंकि मैं मानता हूं हम जिस वर्ग में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, अगर उस समाज की रक्षा हम नहीं कर सकते, उसके आरक्षण को हम नहीं बचा सकते, उसके सम्मान को हम नहीं बचा सकते, गाजर पूरी की तरह हमारे मंत्री रहते हुए अगर काटा जाता है तो ऐसी सरकार को हम लाश मारते हैं। कभी भी हम ऐसा अन्याय न होते देखा है, न आगे देखना चाहेंगे। और इसीलिए साथियों, ये प्रतापगढ़ की धरती जहां बहुत पहले हम सामाजिक कार्यों की शुरुआत की, हमें खुशी है कि हमारा बोया हुआ बीज आज बरगद का रूप ले लिया है। इसलिए जो भी सेवा से कुछ होता है वो मान ले कि हम अपने सेवा सरकारी कार्य से निमित्त हुए हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक जिम्मेदारियों से हम निमित्त नहीं हुए। इसलिए निर्णय सेवा निवृत्ति के बाद भी अन्य क्षेत्रों में उसको लगातार सक्रिय रहना चाहिए और लगातार सक्रिय रहेगा तो हमेशा वो नौजवान बना रहेगा। इसके उदाहरण भाई साथियों, अभी शुरू में किसी ने परिचय किया कि सभी पदों पर मैं उत्तर प्रदेश में रह चुका हूं, सभी पदों को सुनिश्चित कर दूंगा और इसलिए मेरा शुरू से एक स्थापित निर्णय था कि हम विचारों समझौता नहीं करेंगे, हम विचारों की ही लड़ाई लड़ेंगे, विचारों की लड़ाई लड़ते लड़ते हमें कितनी बार भी कुर्सी पर आकर न मानना पड़े, लेकिन विचार को हम झुकने नहीं देंगे, विचार को हम झुकने नहीं देंगे, विचार हमारा चलती रहेगी। और इसीलिए हमारी किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होगी और न ही किसी से मेरी दुश्मनी है। हमारे दिल में उनके लिए भी उतना ही प्यार है जितना प्यार आपके लिए। लेकिन यदि कोई विचारधारा से टकराएगा तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद हो जाएगा, उसके सबसे बड़े दुश्मन खड़े होकर के उसको उसका सामना जरूर करेगा। अब जब सब कुछ मिल गया, अब जो बाकी है, अब हमारी लड़ाई उसके लिए होगी जो मिलने से बाकी रह गया है। इसलिए ये संघर्ष और तेज करने की आवश्यकता, संघर्ष को और तेज करने की आवश्यकता। इसीलिए साथियों, मैं आज इस अभिनंदन समारोह में अपने सभी साथियों, क्योंकि इसमें हमारा गृह जनतव्य है,
सामाजिक कार्यों की शुरुआत विद्यार्थी जीवन विश्वविद्यालय से निकलने के बाद हमने यही से शुरुआत किया था। इलाहाबाद से राजनीतिक सामाजिक कार्यों की शुरुआत की थी। आज भले मैं प्रदेश और देश का नेता बन गया हूं, लेकिन निकला हूं आपके प्रतापगढ़ की माटी से, इलाहाबाद की माटी से। शुरुआत भी यही से हुआ है। इसलिए हम कहीं कितने भी मुल्कों में चले जाए, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद को हमारा है सब दिन रहता है। आप परिवार के साथ हैं, और जब परिवार का कोई भी सदस्य आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से जो खुशी घर के मुखिया को होनी चाहिए वही खुशी हमें होती है, क्योंकि जो कभी सपना मैंने देखा था आज वो सपना साकार हो रहा है। और साकार करने वाले कोई और नहीं, साकार करने वाले आप ही लोग हो जो मिलजुल करके उस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सबों के साथ में मैं डॉक्टर सुमूर्तिलाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि डॉक्टर साहब अपनी सक्रियता पर उम्र को कभी हावी नहीं होने देते। आज तो मैंने देखा जब से सामाजिक कार्यों में आप प्रवेश किए, ये कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी डिगे नहीं और कभी हटे नहीं। लगातार उस अभियान को गति देते रहते हैं। इसलिए आप इस सक्रियता को मैं नमन करता हूं, बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं कि इसी मनोयोग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहें। और अंत में पुनः मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी अपने उन माननीय शिक्षकों को जिन्हें शिक्षा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों से मिला है, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आप सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से डॉक्टर सुमूर्तिलाल जी को, जिनके सौजन्य से आज हम सभी लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिला है। और अब आप सुनेंगे हमारे कार्यक्रम को व्यवस्था कर रहे डॉक्टर दयाराम और रतन जी को। और इसीलिए मैं अपनी बात पर विराम देता हूं, विदा देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।